नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज बात करेंगे हम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के तीसरे भाग की तीसरे पाठ की। इसमें कवर करेंगे हम विभेद का प्रतिषेध, क्रीमी लेयर और मंडल आयोग और उसके परिणाम की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले मैंने आपका बहुत सारा संविधान कवर कर लिया है, आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और मूल अधिकार के 2 पार्ट में पहले कवर कर चुका हूं, आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, कि भाई साहब आप भेदभाव नहीं कर सकते इन आधारों पर। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल, इसमें केवल शब्द का उपयोग किया गया है। केवल इसका अर्थ होता है कि केवल इन चीजों को छोड़कर आप किसी अन्य आधार पर मतभेद कर सकते हैं। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर राज्य किसी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वो 2 शब्द मैंने आपको जो बताया, एक विभेद जिसका अर्थ होता है भेदभाव करना, और केवल। केवल का अर्थ यही होता है कि भाई इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अन्य किसी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। कि मान लीजिए अभी कोरोना काल चल रहा है, या मुझे कोरोना है, मैं जाकर 4 लोगों के साथ खड़ा हो जाऊं, अब वो 4 लोग मुझे तो भगाएंगे कि भैया तुम्हें कोरोना है जाओ, तो मैं उनसे ये नहीं कह सकता कि आप मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन 5 आधारों पर मेरे साथ भेदभाव नहीं किया है, उन्होंने बीमारी के आधार पर मेरे साथ भेदभाव किया है। ठीक, अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी जगह पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप चाहे सार्वजनिक दुकानों में चले जाओ, सार्वजनिक भोजनालयों में चले जाओ, होटलों में चले जाओ, चाहे थिएटर्स वगैरह में भी चले जाओ, आपके साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, अब पूर्णतः या आंशिक राज्य निधि से पोषित साधारण जनता के लिए प्रयोग के लिए समर्पित तालाब, मतलब कि भैया आप जो सार्वजनिक तालाब होते हैं जो सभी के लिए होते हैं, आप चाहो तो उनका यूज कर सकते हो, उसमें से आपको कोई इन आधारों पर रोकेगा नहीं। ठीक, अब बात करते हैं कि यह जो प्रावधान है पहले थे सिर्फ राज्य के लिए, लेकिन अब यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है। कि भैया ना ही राज्य व्यक्ति के साथ विभेद कर सकता है, ना ही कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ विभेद कर सकता है इन 5 आधारों पर। ठीक है, अब बात करते हैं विभेद से जो प्रतिषेध है इसके भी 3 अपवाद हैं। अपवाद कौन कौन से हैं? राज्य बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए स्थानीय जो निकाय होते हैं उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण होता है, और बच्चों के लिए जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की होती है। निःशुल्क शिक्षा इन 6 से 14 साल के बच्चों को दी जाती है। यह राज्य के पास अनुमति है कि वह चाहे तो भैया महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान कर सकता है। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। राज्य को इस चीज की भी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, मतलब जो सामाजिक रूप से भी पिछड़े लोग हैं और उनके पास वो क्या है, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, या अनुसूचित जाति हो गई या आपकी अनुसूचित जनजाति हो गई, उनके विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे, उनके लिए व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि विधानमंडल में सीटों का आरक्षण है, मतलब विधानमंडल में चाहे तो राज्य सीटों का आरक्षण कर सकता है, या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क से छूट शामिल है। कि भैया आप किसी भी शिक्षण संस्थान में चले जाएं, आपको वहां जो फीस भरनी होती है उसमें भी आपको छूट दी जाएगी। ठीक, बात करते हैं तीसरे अपवाद की। राज्य को यह अधिकार है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति,
या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। इससे पहले मैंने आपको जो दूसरा अपवाद बताया, उस अपवाद में क्या था, फीस के लिए कंसेशन की व्यवस्था की गई थी कि फीस में आपको छूट दी जाएगी। अब इसमें व्यवस्था की गई है कि प्रवेश के लिए छूट दी जाएगी। किनको दी जाएगी? सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए। ठीक, अब बात करते हैं जो अंतिम प्रावधान है उसको लागू करने के लिए क्या किया गया। अंतिम प्रावधान को संविधान के 93वें संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया। इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गईं। और इनमें से जो थे वो IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे बड़े बड़े संस्थान भी शामिल थे। अब अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों की वैधता पर मुहर लगा दी। भैया क्या था उस टाइम पे जो इनका अब आरक्षण लागू हुआ, तो क्या है, बहुत सारे जो लोग थे वो आंदोलन करने लगे कि भैया आरक्षण है, आरक्षण आरक्षण आप देते जाओगे तो ये कैसे चलेगा। तो जैसे ही ये लागू हुआ तो क्या हुआ कि बहुत सारा आंदोलन होने लगा, विरोध होने लगा इस चीज का। तो अब सुप्रीम कोर्ट फिर पिक्चर में आई कि भाई साहब हुआ क्या है, हमें बताइए, हम हल कर देते हैं। ठीक, अब अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों की वैधता पर मुहर लगा दी कि भाई साहब ये दोनों जो आपने नियम बनाए हैं बहुत सही बनाए हैं। ठीक है, लेकिन न्यायालय ने बोला कि केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह इसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करे। अब भैया क्रीमी लेयर का सिद्धांत आ गया। अब बात करते हैं क्रीमी लेयर की, मलाईदार परत की। पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर में आते हैं, मलाईदार परत में आते हैं, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये तबके हैं, कौन से हैं? पहले संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, आपके उपराष्ट्रपति हो गए, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हो गए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और आदि भी जो संवैधानिक पदों पर आसीन हैं। ठीक, दूसरे की चर्चा करते हैं। वर्ग ए या ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की सेवा के क्लास सेकेंड अधिकारी, क्लास सेकेंड ऑफिसर, जो कि केंद्रीय या राज्य सेवाओं में हैं। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि। ठीक, यह नियम जो है वो निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है कि भाई साहब आप यदि किसी बड़े पद पे हो, आपके पास पैसा बहुत आ रहा है, तो आप ये जो आरक्षण है ये उन लोगों के लिए छोड़िए जिसको इनकी जरूरत सच में है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की। सेना में कर्नल या इससे ऊपर के रैंक का अधिकारी या नौसेना, वायुसेना एवं अर्धसैनिक बलों में समान रैंक का अधिकारी। चौथा, डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर व्यक्ति, ठीक, जो संपन्न है। पांचवा, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति कि भाई साहब आप किसी फैक्ट्री में मैनेजर लगे हुए हैं, आप फिर भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण उनको दिया जाएगा जिनको इनकी सच में जरूरत है। ठीक, शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है, मतलब खुद के भवन है, जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि है कि भैया आपके पास कृषि भूमि भी है, आपके पास खाली जमीन भी पड़ी है, आपके पास भवन भी है
और उसके बाद भी आप आरक्षण का लाभ ले रहे हो तो आप उसका लाभ नहीं ले सकते, आप क्रीमी लेयर में, मलाईदार परत में आते हैं। ये उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है जिनके पास रहने को मकान नहीं है, कच्चे मकान में रहते हैं, पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये आरक्षण उन लोगों के लिए है। ठीक, बात करते हैं 7वें की। इसमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं, हो सकता है आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिए जाएं। जिन लोगों की सालाना आय 4.5 लाख से अधिक है या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है, कि भैया जिस सीमा की छूट दी जाती है कि मान लीजिए कि आपको यदि 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, आपकी इनकम है 4 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए है, तो उनकी 1993 में जबकि मलाईदार परत, क्रीमी लेयर हदबंदी लागू की गई थी, यह 1 लाख थी। बाद में 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया तथा 2008 में फिर 4.5 लाख कर दिया। जैसे जैसे समय बढ़ता गया इस मलाईदार परत को भी बढ़ाया गया है और 6 लाख कर दी गई थी आपकी ये 2013 में, कि भैया जिसकी जो इनकम है, कमाई है 1993 में 1 लाख, 2004 में 2.5 लाख, 2008 में 4.5 लाख और 2013 में 6 लाख होगी, उसे मलाईदार परत में शामिल किया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। मतलब सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा, सभी लोग एग्जाम में बैठने के लिए अवेलेबल हैं। ठीक, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता या केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या निवास के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। इन्हीं फिर 5 आधारों की चर्चा हुई। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साधारण नियम में भी 3 अपवाद हैं। हर चीज जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती, एक्सेप्शन जो होते हैं वो हर जगह होते हैं। ठीक, अब पहला एक्सेप्शन क्या है, पहला अपवाद क्या है भैया, संसद किसी विशेष बेरोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि भैया वो किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त रख सकती है कि भैया आप निवास के आधार पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, विभेद कर सकती है, लेकिन नियम बनाकर। ठीक, ऐसा नहीं कि बिना नियम के कुछ भी चल रहा, नहीं, बाकायदा नियम बनाकर। ठीक, दूसरे की बात करते हैं, राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है कि भैया जो नियुक्तियां होंगी उनके आरक्षण की व्यवस्था राज्य कर सकता है, या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है, ओबीसी के पक्ष में बना सकता है कि भैया इनका प्रतिनिधित्व कम है, आप अपनी 2-4 सीटें इनके लिए छोड़ दें। ठीक, विधि के तहत तीसरे की बात करते हैं, विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। ठीक, विधि के तहत नियम बनाकर, रूल बनाकर कि भैया मान लीजिए कोई किसी विशेष धर्म के लिए उन्होंने कोई संगठन बनाया, तो अब उसका जो अध्यक्ष होगा वो उसी धर्म का हो सकता है, क्योंकि वही उनकी भावनाओं को अच्छे से समझेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मंडल आयोग की और उसके परिणामों की। मंडल आयोग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते हैं। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया। भैया किसने किया? मोरारजी देसाई साहब ने किया। किसकी अध्यक्षता में किया? बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। और इनको ताकत कहां से मिली? ये मिली इनको अनुच्छेद 340 के तहत। संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए
शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। ठीक, आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत करी कि भैया ये लो आप रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट बन गई है। 1 साल में उन्होंने रिपोर्ट बना कर दी। उनने चर्चा की थी 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी और जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब 52% था, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति शामिल नहीं थी। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की मांग की या सिफारिश की। इस तरह संपूर्ण आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का 50% हो गया। ठीक, अब 10 वर्ष पश्चात 1990 में वीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। भैया आरक्षण जो है भारत में बहुत ही खतरनाक है। मतलब आप कभी भी देख लो कि कोई भी सरकार आती है वो किसी भी प्रकार के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं करती, क्योंकि उनको पता है जैसे 1990 में वीपी सिंह सरकार ने 27% आरक्षण की घोषणा कर दी थी तो उनकी सरकार भी चली गई थी। ठीक, अब दोबारा 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने 2 परिवर्तन प्रस्तुत किए। पहला, 27% में पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को प्रमुखता, कि भैया जो पिछड़े वर्ग के हैं उनको प्रमुखता दी जाएगी, जो पिछड़े वर्ग में गरीब लोग हैं। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए। मतलब इसमें जरूरी नहीं है वो पिछड़े वर्ग का हो, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, वो उच्च जाति का भी हो सकता है। और विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह व्यवस्था की गई। ठीक, अब प्रसिद्ध मंडल केस हुआ 1992 में। मतलब बहुत सारी आंदोलन हुए, वीपी सिंह साहब की सरकार गिर गई, फिर 1991 में नरसिम्हा राव साहब आए, उन्होंने 2 परिवर्तन दिए। अब मंडल केस की बात करते हैं 1992 के मंडल केस की। 1992 मंडल केस में अनुच्छेद 16(4) के विस्तार एवं व्यवस्था, पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि लोग सड़कों पर उतर आए थे, बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1990 को भारतीय सामाजिक इतिहास का वाटरशेड मूवमेंट भी कहा जाता है, और इस शब्द का मतलब ही यही है, वह क्षण जहां से कोई बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। तो भैया उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई साहब आप ये हमें दीजिए, हम इसका परीक्षण करते हैं। न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण को खारिज कर दिया। ठीक, फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा कि भैया ठीक है 27% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इन शर्तों के साथ। अब ये शर्तें कौन सी हैं भैया? पहली शर्त, अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाएगा। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जो लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उनको आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाएगा। ठीक, दूसरे की बात, प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं भैया, प्रमोशन में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होगी। यदि प्रमोशन में कोई खास आरक्षण होता है तो वह केवल 5 वर्ष तक लागू रह सकता है, और यह व्यवस्था 1997 तक थी। ठीक, तीसरे की बात करते हैं, केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यह नियम प्रत्येक वर्ष लागू होना चाहिए कि भैया कुछ परिस्थितियां सिर्फ छोड़ दो 2-4, तो कोटा जो है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। ठीक, चौथे की बात करते हैं, आगे ले जाने का नियम,
कैरी फॉरवर्ड नियम रिक्त पदों बैकलॉग के लिए वैध रहेगा, लेकिन इसमें भी 50% के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया। अब बात करते हैं अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अति जोड़ या न्यून जोड़ के परीक्षण के लिए एक स्थायी गैर विधायी इकाई होनी चाहिए कि भैया एक स्थायी होनी चाहिए और गैर विधायी इकाई होनी चाहिए जो सरकार से संबंधित ना हो। यदि वह सरकार से संबंधित होगी तो उसके पक्ष में फैसला जाने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक। अब उच्चतम न्यायालय ने तो अपनी बोल दी कि भैया ऐसा ऐसी व्यवस्था आपको करनी है, ऐसी ऐसी शर्तें उच्चतम न्यायालय ने रखी हैं। ठीक। अब क्या होता है, जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो लूप होल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भैया कहीं ना कहीं से हमें अपने वोटर्स को लुभाने के लिए कोई चीज मिल जाए। ठीक है। अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदम, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम। पहला, अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए, मलाईदार परत की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया। इसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक। दूसरा, संसद के एक अधिनियम द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। यह नौकरी आरक्षण के उद्देश्य से सूची में नाम जोड़ने व निकालने पर विचार करता है कि भाई साहब किनको आरक्षण देना है और किनको आरक्षण नहीं देना है। ठीक। तीसरा, प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त करने के मामले में 77वें संशोधन अधिनियम 1995 में पास कराया गया। इसने अनुच्छेद 16 में एक व्यवस्था जोड़ी गई। इसके तहत राज्यों को यह शक्ति प्रदान की गई कि राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है। 2001 में 85वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सरकारी सेवकों हेतु आरक्षण नियम के तहत प्रमोशन के मामले में परिणामिक वरिष्ठता की व्यवस्था करता है। इसे पूर्वगामी जून 1955 से प्रभावी किया गया कि भैया ये लागू तो 2001 में हुआ है, लेकिन आप इसको 1955 से प्रभावी मान सकते हो। ठीक। बात करते हैं चौथे की 76वें संशोधन अधिनियम 1994 ने तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 नवी अनुसूची में, ये नवी अनुसूची वो है जो नियम इसमें डाले जाते हैं उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती। न्यायिक समीक्षा के तहत 69% आरक्षण को 50% आरक्षण के स्थान पर स्थापित किया गया कि भैया अब 69% आरक्षण दिया जाएगा। 50% आरक्षण की सीमा समाप्त करी गई संशोधन के द्वारा। ठीक। तो आज का वीडियो करते हैं हम यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।